हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग इन करेंसीज़ के बारे में। यहाँ हम बात करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसा होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विश्वास मानिए ये एक इंटरनेशनल मार्केट है। इंटरनेशनल मार्केट में होता क्या है साहब कि जो भी चीज़ें होती हैं वो दुनिया भर में हमेशा हर जगह सेम होती है। मतलब जैसे अगर आज इंडिया में $1 इज इक्वल टू 60 रुपये है, तो अगर आप अमेरिका में जाते हो तो वहाँ भी आपको $1 इज इक्वल टू 60 रुपये ही दिखाई देगा। क्या लिखी बातें, ज़रा इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। द फॉरेन एक्सचेंज और अ फॉरेक्स मार्केट इज एन इंटरनेशनल मार्केट इन नेशनल करेंसीज। जितनी विदेशी करेंसी वहाँ पे ट्रेड होती हैं। इट इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव एंड वर्चुअली नो डिफरेंस एग्जिस्ट। कहीं भी आपको कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा बिटवीन द प्राइजेस इन वन मार्केट दैट इज न्यूयॉर्क एंड अनदर लंदन। आप दुनिया में कहीं भी रहें, हर जगह जो आपको रेट दिखाई देंगे वो सेम दिखाई देंगे। एक्सचेंज रेट स्प्रेड के बारे में आप थोड़ी सी उन्होंने बात यहाँ पे कही हुई है साहब, या ध्यान से समझना यहाँ पे क्या बातें कही गई हैं। बैंक्स डीलिंग इन फॉरेन करेंसी कोट्स टू प्राइजेस। बहुत ध्यान सुनना, मैं क्या सिखाने वाला हूँ, इसको आप समझ जाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक, बैंक वाले अक्सर जब भी कोई करेंसी को कोट करते हैं तो वो दो प्राइस वहाँ कोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डीलर माइट कोट अ प्राइस ऑफ $1.340 टू डैश लिखा है $1.345 इक्वल टू 1 पाउंड। ज़रा ध्यान से, मैं जो लिखवा रहा हूँ अपने प्लीज़ अपनी कॉपी में, ऐसा है अपनी किताब में या टेक्स्ट बुक आपके सामने खुली है तो वहाँ पे आप ज़रूर लिखें। इसके ऊपर लिख लीजिए आप बिड प्राइस, इसके ऊपर लिख लीजिए आप ऑफर प्राइस। ठीक, जो मैं लिखवा रहा हूँ लिखते जाना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिड प्राइस के नीचे आप लिख दीजिए सेल। यहाँ कौन सी करेंसी है? पाउंड, तो यहाँ लिख दीजिए सेल पाउंड। यहाँ लिख दीजिए बाय पाउंड। आइए जरा समझते हैं कि ये क्या बातें मैं लिखवा रहा हूँ। मैं आपको लिखवा ये रहा हूँ कि अगर आज आप 1 पाउंड को बेचोगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? आपको मिलेंगे $1.340 मिलेगा। अगर आप $1 पाउंड आपकी जेब में है, अगर आपकी जेब में 1 पाउंड अभी पड़ा हुआ है, आप इसको जब मार्केट में बेचोगे या बैंक वाले को जाके बेचोगे तो बैंक वाला आपको $1.340 देगा। लेकिन अगर आप आज तुरंत अभी 1 पाउंड जाके बैंक से ख़रीदना चाहते हो तो आपको साहब बैंक वाले को जो रुपए देने पड़ेंगे वो देने पड़ेंगे $1.345। देख रहे हो आप, जब आप बेचते हो तो बैंक वाले को, तो बैंक वाला आपको सिर्फ इतने ही डॉलर देता है। लेकिन जब वही पाउंड, सॉरी यहाँ मैंने डॉलर लिख दिया है, गलत लिख दिया। जब आप वही पाउंड खरीदने जाते हो, बाई करने जाते हो साहब वही पाउंड को, तो साहब आपको आपसे वो बोलता है कि मुझे आप $1.345 दीजिए। ऐसा इसलिए रूल बनाया गया है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, सोचिए इसका रिवर्स होता कि अगर आप बेचोगे 1 पाउंड बेचो, बहुत ध्यान सुनना, 1 पाउंड बेचो और आपको पहले मैं आप जरा ये समझ लीजिए इसका यहाँ पे सीन क्या हो रहा है। यहाँ सीन ये हो रहा है कि जब आप साहब पाउंड को बेचते हो तो आपको कम डॉलर मिलता है, जब बाई करते हो तो आपको ज़्यादा डॉलर देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन ये आता है, सोचिए अगर ऐसा हो जाता कि 1 पाउंड को अगर आप सेल करते तो आपको इतना मिलता, ज़्यादा मिलता। आप क्या करते, $1.345 पाते और फिर आप क्या करते, बैंक वाले को अगर आप $1.340 दे देते तो वो आपको 1 पाउंड दे देता। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं फिर रिपीट करता हूँ पूरी कहानी। ठीक, मैं अलग अलग एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ मैंने ये बात कही कि इतनी से समझ में आ गई होंगी बातें कि अगर आप 1 पाउंड को मार्केट बैंक वाले को बेचोगे तो आपको इतने डॉलर्स देगा, और अगर आप 1 पाउंड को खरीदना चाहोगे तो आपसे इतने डॉलर मांगेगा, तब जाके आपको 1 पाउंड देगा। अगर वो ऐसा बोल दे कि भाई देखो, अगर आप 1 पाउंड बेचोगे, अगर आप 1 पाउंड बेचोगे तो मैं आपको 1 पॉइंट, इसे ही सेम रखता हूँ तभी आपको ज़्यादा बेटर होगा वैसे तो। अगर आप मुझे 1 पाउंड अगर आप यहाँ पे बेचोगे मेरे को आकर के, तो मैं आपको $1.345 दे दूँगा। ठीक है,
अब हमारे जेब में कितने रुपए हैं? मेरे जेब में इस टाइम पे साहब 1.345 डॉलर्स हैं। अब मैं इसी को जा कर के साहब मैंने क्या बोला कि मेरे बैंक वाले से बोला भाई मुझे अब 1 पाउंड ख़रीदना है। क्या करना है मुझे? 1 पाउंड ख़रीदना है। तो बोला आप मुझे दे दीजिए 1.340 डॉलर्स। तो अब अगर मुझसे वो 1.340 डॉलर देता तो मेरे जेब में कितने बच गए? मेरे जेब में 0.005 डॉलर्स बच गए साहब। तो यहाँ पे देखिए बैठे बैठाए मेरे को कितने का फ़ायदा हो गया? 0.05 डॉलर का फ़ायदा हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एक ही पाउंड में डील मैं हो सकता है जब इतना फ़ायदा हो रहा है मेरा तुरंत एक ट्रांजैक्शन में, मैं करोड़ों की बात करूँ, अरबों की बात करूँगा। अरबों में बैठे बैठाए आपको एक ट्रांजैक्शन आपने किया, करोड़ों रुपये फ़ायदा हो गया, फिर उसको फिर बेच के फिर घुमाओ। तो लोग क्या करेंगे? लोग यही काम करते रहेंगे और पैसे को घुमाते रहेंगे। तो लोग ऐसा ना करें, इसलिए सरकार ने क्या कर दिया? सरकार ने ये रूल निकाल दिया। क्या रूल निकाला? कि भाई अगर आप 1 पाउंड को बेचोगे तो आपको सिर्फ इतने ही डॉलर मिलेंगे, और वही अगर आप 1 पाउंड खरीदने आओगे मेरे पास तो मैं आपसे इतने रुपए मांगूंगा। तो अब आपको क्या करना? आपको नुकसान हो गया, आपको अपनी जेब से 0.005 डॉलर अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो भाई इस ट्रांजैक्शन लोग यही काम ना करते रहें, इसलिए सरकार ने ये एक होता है लोअर वैल्यू और एक होता है हायर वैल्यू। बात समझ में आ गई? इस बात को आप मल्टीपल टाइम सुनोगे, मल्टीपल टाइम करोगे, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि लॉजिक कितना बेहतरीन है। कि लोग अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता? पता है मैं दिन भर बैंक में खड़ा रहता, तुरंत वहाँ पे क्या करता, मैं 1 करोड़ पाउंड बेचता और उसी हिसाब से मेरे को 1.345 पैसे मिल जाते। फिर उसी को मैं जा करके बैंक वाले को दे देता, बोलता मुझे अब क्या करो, उसी का मुझे आप पाउंड कन्वर्ट करके दे दो। तो मुझसे कम ही मांगता है ना, 1.340 ही मांगता वो, और मैं उससे खूब पाउंड ले लेता, फिर उसी पाउंड को फिर बेचता, मैं 1.345 के हिसाब से पैसे लेता, फिर पैसे बचाता। तो मैं यही दिन भर करता रहता, तो मैं तो इसी में अरबपति बन जाता। तो सरकार ने इसलिए साहब इसको रोक के रखा हुआ है। अब ज़रा एक बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात सीख लीजिए। इससे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है साहब, मैं जो लिखवा रहा हूँ प्लीज़ इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करना, अपनी किताब में, ठीक है। यहीं पे आप जो सेल पाउंड होता है इसके बगल में आप लिख लीजिए, इसी को आप क्या कह सकते हो? इसी को आप कह सकते हो बाय डॉलर, और इसी को आप कह सकते हो, इसी को, ठीक है, जो बड़ा वाला है, जो बाय पाउंड होता है दैट इज सेल डॉलर। ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ये कहा कि अगर आप 1 पाउंड को सेल करते हो तो आपको मिलते हैं, क्या लिखा है, सेल पाउंड। 1 पाउंड को सेल करते हो तो 1 पॉइंट, छोटा वाला हमेशा जो ये होता है ना, ये वाला पाउंड, ये यहाँ होता है सेल पाउंड, छोटा वाला रहेगा ये सेल पाउंड में जाएगा, जो बड़ा वाला रहेगा वो क्या जाएगा, बाई पाउंड में जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, जो पहले वाला होता है वो हमेशा सेल होता है, बाद वाला बाई होता है, ठीक है। ऐसे भी याद कर लोगे, हमेशा यही रहता है रूल इन्होंने कभी चेंज नहीं करना है। हम पहला वाला क्या होगा, ये पाउंड ईयर, ऐसा मत लिखना कि सेल डॉलर, नहीं, ये वाला नहीं देखना है, क्या देखना है, ये देखना है, ठीक है। तो 1 पाउंड जब सेल करोगे तो 1.340 डॉलर्स मिले, ठीक, वो ध्यान सुनना। तो आपने यहाँ पे अगर आप एक व्यक्ति हो तो आप अगर 1 पाउंड सेल कर रहे हो तो आपको ये मिल रहा है। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं, आप 1 पाउंड सेल कर रहे हो, मैं इसको दूसरी भाषा में कहूँ, आप 1.340 डॉलर्स बाई कर रहे हो, आप 1.340 डॉलर्स बाई कर रहे हो तो आपको देना पड़ रहा है $1 पाउंड। बात समझ में आई? अगर आप 1.340 डॉलर्स बाई कर रहे हो तो आपको 1 पाउंड देना पड़ रहा है। वही बात यहाँ पे कही हुई है, इसलिए इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो सेल पाउंड या बाई डॉलर। वही सेम रूल यहाँ लगेगा, बाई पाउंड या सेल डॉलर। मैंने आपसे क्या कहा, अब मैं इसकी बात सुनाता हूँ। अगर आप 1 पाउंड को बाई करना चाहते हो तो आपको 1.345 डॉलर्स को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मतलब इसका आप ये भी तो कह सकते हो कि आप 1.345 डॉलर्स को सेल करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो मैंने क्या लिखा है, सेल डॉलर। आप इसको सेल किए तो आपको ये मिला। तो बस यही सेंस आपको याद रखना है, ये बहुत बड़ी बात है, आपको समझ में आना चाहिए। जो मैं लिखवा रहा हूँ ये किताब में बहुत बार कंफ्यूज हो जाएंगे आप,
इसलिए देखो नीचे बातें लिखी हैं, लोअर रेट हायर सब कुछ लिखा है, लेकिन आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन आपको मतलब लिटरली समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं समझा रहा हूँ, लेकिन लिटरली थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्लीज़ इसको जो मैं कह रहा हूँ इस बात को 4-5 बार सुन लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा साहब। ठीक, remember which of the two prices is relevant to any particular foreign exchange transaction. Remember the bank will always trade at the rate that is more favorable to itself. सब छोड़ इनकी सब भाषा को छोड़ जो मैंने बता दिया वो that is final. If इन डाउट, अगर आप डाउट में है, वर्कआउट विच रेट मोस्ट फेवर्स द बैंक, कौन सा रेट बैंक वाले को फेवरेबल रहेगा। मैंने आपको कहानी सुनाई 0.005 वाली। और रिमेंबर द रूल्स इन रिलेशन टू कंट्री करेंसी, बैंक बायज हाई, बैंक सेल्स लो। अब देखो यहाँ भी समझ नहीं आ रहा कुछ भी, जो मैंने कहानी सुनाई है उसको याद रखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं साहब TYU3 के बारे में। बड़े ही सिंपल आसान से क्वेश्चन है। अब ध्यान समझिएगा यहाँ क्या इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है साहब सेल पाउंड, इसका मतलब है बाय पाउंड। ठीक, अब देखिएगा कंपनी $, रेट पर पाउंड इज कोटेड एज, $, का जो रेट है पर पाउंड के हिसाब से कितना चल रहा है। अ कंपनी ए वांट्स टू बाय, मैंने बताया, मैंने बिना देखे भी लिख दिया तब भी चले, देखो यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा है। ठीक, कंपनी ए वांट्स टू बाय डॉलर, क्या करना चाहते हैं, वो बाई करना चाहते हैं डॉलर, $1,00,000 बाई करना। ध्यान दीजिएगा, आप डॉलर बाई करोगे मतलब क्या करोगे, सेल क्या करोगे, सेल पाउंड। इसको क्या कह सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं बाय डॉलर्स। अब बस कहानी क्लियर हो गई हमारी। 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.4325। आपको डॉलर दिया हुआ है तो यहाँ लिख दीजिए $1,00,000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने यहाँ पे आ जाएगा साहब। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ आपके सामने कर देता हूँ, 1,00,000 डिवाइडेड बाई कितना था साहब, 1.4325 इक्वल टू 69808। तो ये आपका साहब आ गया आपका 69, यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका आ गया 69808 पाउंड। बात समझ में आ गई साहब। 69,888 पाउंड्स आपका क्या हो जाएगा, आपको साहब इतने पाउंड देने पड़ेंगे तब जाके आप क्या करोगे, तब जाके आपको साहब इतने डॉलर्स मिलेंगे। ठीक, सेकंड कहानी, कंपनी ए वांट्स टू सेल $1,00,000। कंपनी ए जो है साहब यहाँ पे $1,00,000 बेचना चाहती है साहब, तो क्या हो जाएगा, तो फिर वही बात, सेल डॉलर मतलब बाई पाउंड, मतलब क्या होता है, बाई पाउंड मतलब सेल डॉलर्स। ठीक, ये देख लेते हैं साहब, फिर वही कहानी, 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.4330 डॉलर्स इज इक्वल टू यहाँ पे $1,00,000 है। $1,00,000 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए साहब, फिर यही कर देता हूँ 1,00,000 डिवाइडेड बाई 1.4330 इज इक्वल टू, एक मिनट मैंने गलत ले लिया क्या, एक मिनट हम लोग कर क्या रहे हैं, सेल डॉलर्स। हाँ, तो ये हमारा आ गया 69,000, ये हमारा आ गया सब 69,783 है ना। एक मिनट यार मैं यहाँ से चेक कर लूँ मैंने जैसे सही किया है कि नहीं, है ना, ऐसे कैसे क्लेम कर लें भाई। तो ये कितना, कौन सा पार्ट है ये, TYU3 का सेकंड पार्ट, हमने कुछ गलत ले लिया क्या। ओके, कंपनी वांट्स टू सेल टू, अच्छा यहाँ पे नहीं, ये जो 1,00,000 है ना इसको 2,00,000 कर लीजिए साहब, पता है 1,00,000 नहीं है ये 2,00,000 है। वही मैं किताब के हिसाब से नहीं, ये 2,00,000 है। ठीक है, तो यहाँ 2,00,000 को डिवाइड कर देते हैं साहब। तो फिर से मैं सॉल्व करता हूँ, 2,00,000 डिवाइडेड बाई 1.4330, ये आपको मिल जाएगा साहब 139,567 पाउंड। इसका मतलब ये हुआ साहब, अगर आप $1,00,000 बेचोगे तो आपको कितने पाउंड मिलेंगे, आपको साहब जो पाउंड मिलेंगे वो सिर्फ मिलेंगे, $2,00,000 बेचोगे तो आपको साहब यहाँ पे जो मिलेगा 1,39,567 पाउंड्स मिलेंगे सर। देख रहे कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, जो मैंने रूल बताया ना इस रूल को फॉलो करना,
आपको सब आंसर आएंगे। अगर आप रूल चेंज करोगे भाई तो अटक जाओगे। बस यही रूल फॉलो करते रहना, ठीक है। अब आती बात स्पॉट रेट के बारे में। स्पॉट रेट के बाद क्या होता है? स्पॉट रेट जो आज के दिन में जो रेट चल रहा है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड एज द स्पॉट रेट साहब। द स्पॉट मार्केट इज वेयर यू कैन बाय एंड सेल अ करेंसी नाउ। आज की डेट में जहाँ करेंसी आप बेच सकते हो उसको हम स्पॉट रेट कहते हैं, और जैसे आप पैसे अपनी करेंसी बेचोगे दूसरी करेंसी मिल जाएगी। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है साहब? मतलब अगर आप आज बैठ करके फ्यूचर में, मान लीजिए आज अगर तारीख 10 जुलाई है, फ्यूचर में साहब अगर आप डील कर रहे हो कि हम लोग अक्टूबर नवंबर के बारे में डील कर रहे हैं साहब, तो हम लोग अक्टूबर का आज ही डील, हाँ भी अक्टूबर में मैं इस तारीख को आपको इतना का सामान बेचूँ, इतना करेंसी बेचूंगा, दैट इज़ कॉल्ड एज द फॉरवर्ड मार्केट। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम मुझे दे दीजिए। फॉरवर्ड मतलब अगले लेक्चर में हम लोग आई थिंक इसको चैप्टर पहुँच जाएंगे, वहाँ हम बात करेंगे। द फॉरवर्ड मार्केट इज़ वेयर यू कैन बाय एंड सेल अ करेंसी एट अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट फॉर अ प्री डिटरमाइंड रेट। रेट हम आज डिटरमाइन करेंगे। मतलब क्या हुआ? फॉरवर्ड मार्केट मतलब कि आप ये समझ सकते हो, जैसे मैंने कहा कि गणेश मैं आपसे आलू खरीदूंगा। कब खरीदूंगा? आज है 10 जुलाई, और गणेश मैं आपसे 10 अक्टूबर को आलू खरीदूंगा, और आज आलू चल रहा है 20 रुपये किलो। मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे जो आलू खरीदूंगा उस तारीख को 25 रुपये किलो खरीदूंगा। ये रुपीस डिसाइड कब हुआ? ये आज 10 जुलाई को ही हुआ है। उस तारीख को हो सकता है जो रेट चल रहा हो वो 40 रुपये किलो चल रहा हो, लेकिन गणेश मुझे जो आलू बेचेंगे वो मुझे 25 रुपये के हिसाब से बेचेंगे। तो ये रेट आज ही डिसाइड हो गया है, दैट इज़ प्री डिटरमाइंड रेट। लेकिन डील कब होगी हमारा, मतलब ट्रांजैक्शन ये हम आलू किस दिन देंगे? ये आलू हमें देंगे 10 अक्टूबर को, लेकिन रेट क्या है? आज ही डिसाइड हो गया है। तो इसी को कहा जाता है फॉरवर्ड मार्केट। और ऐसा भी हम असली में भी करते हैं। जब हम लोग फॉरेन करेंसी में डील करते हैं हम क्या बोलते हैं? उस तारीख को जो मैं आपको डॉलर्स दूंगा वो इस रेट के हिसाब से दे दूंगा। तो हमने आज ही बात कर ली कि फ्यूचर में हम किस रेट से आपको पैसे देंगे। अ फॉरवर्ड मार्केट इज़ वेयर यू कैन बाय एंड सेल अ करेंसी एट अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट फॉर अ प्री डिटरमाइंड रेट बाय एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। इसको कहा जाता है साहब फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है साहब। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल करेंगे। ये दोनों पैराग्राफ को मत पढ़िएगा, कोई खास मतलब है नहीं, हल्का थियोरेटिकल पार्ट है, कुछ खास चीज़ नहीं दी गई है। अब आती है बात साहब परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में, द कॉजेस ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं साहब। लिखी हैं बातें अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी की मीनिंग क्या होती है साहब? पैरिटी मतलब होता है साहब इक्वालिटी, या कि आप कह सकते हैं कंपैरेबिलिटी, ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस। वीकनेस क्या कहते हैं? और इंटेंसिटी। मैंने आपकी मीनिंग लिख दिया, ये मीनिंग पता होनी चाहिए। आइए दिखाता हूँ कैसे। PPPT, that is purchasing power parity theory, claims that the rate of exchange between two currencies depends on the relative inflation rate। आप ध्यान दीजिएगा साहब, दो करेंसी जो अगर एक US है और एक मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया और US की अगर मैं बात करूं साहब, तो अगर जिस देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा उस देश की साहब जो करेंसी है वो ज़्यादा डेप्रिशिएट करेगी। ये आपको मान के चलना है, और ये सच भी है, मैं साबित भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आइए ज़रा मैं साबित कर ही देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, साबित कर देता हूँ। होता क्या है साहब कि अगर इंडिया में सोचिए, इंडिया में जो एक बुक्स मिल रही हैं, ये बुक्स अगर महंगी हो जाए, मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा है, बुक्स अगर महंगी हो जाएंगी साहब तो क्या होगा? दुनिया के लोग जो हमारे यहाँ इंडिया में किताब खरीदने आते थे वो किताब खरीदने नहीं आएंगे। जब वो किताब खरीदने नहीं आएंगे साहब तो हमारी जो करें, और हम जब उनसे पैसा मांगा करते थे तो हम साहब इंडियन करेंसी में उनसे पैसा मांगा करते कि भैया आप कनाडा वाले हो गए, ब्राज़ील वाले हो गए, ऑस्ट्रेलिया वाले हो गए, न्यूजीलैंड वाले, हम बोलते थे भैया हमारे इंडियन करेंसी में पैसा दो। अब वो दुनिया भर में क्या करेंगे? दुनिया के बैंकों के पास जाएंगे, बोलेंगे हमें इंडियन करेंसी दो। जब वो इंडियन करेंसी की डिमांड करेंगे तो इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन जब हमारे देश में किताबें महंगी हो जाएंगी तो दुनिया वाले लोग हमसे किताब खरीदने नहीं आएंगे। जब दुनिया वाले हमसे किताब ही खरीदने नहीं आएंगे साहब तो लोग हमारी करेंसी की डिमांड कभी करेंगे ही नहीं, और हमारी करेंसी क्या हो जाएगी? हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। जो मैंने ये कहानी सुनाई, इस कहानी को आप एक बार और सुन लीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, और ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक, चलिए आगे की बात देखते हैं।
PPP is based on the law of one price. In equilibrium, identical goods must cost the same regardless of the currency in which they are sold. हम किस करेंसी में डीलिंग कर रहे हैं उससे यहाँ मतलब नहीं। आइए दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल से हेल्प से। लिखिए बात, एन आइटम कॉस्ट $3,000 इन द US। ध्यान दीजिएगा, अब महंगाई कितनी चल रही है, इन्फ्लेशन यहाँ पे 5% चल रहा है और यहाँ इन्फ्लेशन चल रहा है 3% से। तो US मार्केट में जो इसकी एक साल बाद प्राइस कितनी हो गई, 3,150 हो गई। UK मार्केट में उसकी जो प्राइस हो गई वो 2,060 हो गई। एज्यूम दैट स्टर्लिंग एंड द US डॉलर्स आर एट PPPT इक्विलिब्रियम एट द करंट स्पॉट रेट $1.50 इज इक्वल टू 1 पाउंड। दैट इज द स्टर्लिंग प्राइस इनटू द करंट स्पॉट रेट, दैट इज 1.50। मतलब नॉर्मली इन्होंने सेम माना हुआ। ठीक, अब जरा इसको आप इतना फोकस मत करिए कि यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इतना अच्छे से बताया नहीं है। तो यहाँ इन्होंने बात ये लिखी थी, लॉ ऑफ वन प्राइस स्टेट्स दैट द आइटम मस्ट ऑलवेज कॉस्ट द सेम, देयरफॉर इन 1 ईयर 3,150 मस्ट इक्वल टू 2060। तो अगर आप साहब उस करेंसी को डॉलर्स में कन्वर्ट करोगे तो भी आपको साहब यही मिलेगा। ये बात इन्होंने यहाँ पे कही। आइए साहब, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अभी 3,000 रुपये 2,000 इंटू 1.5 अगर आप करेंगे साहब तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 3,000 रुपये। बहुत ध्यान सुनना, अभी जो रेट चल रहा है 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.50, तो 2,000 इंटू 1.5 किया तो आपने ये मिला। क्या जब भविष्य में जब इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन यहाँ 5% से बढ़ा, तो क्या फ्यूचर में भी आज 1.5 है या नहीं, ज़रा चेक कर लेते हैं। ठीक, आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप 2.2060 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3,150 करोगे, एक्स इज इक्वल टू वॉट 3,150 डिवाइडेड बाई 2060, तो आपको क्या मिला, ये मिल गया आपका 1.5291। अब आप देखिए यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1.5291 आ रहा है साहब। तो मैं आपको कहना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि तो यहाँ पे साहब क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 1 पॉइंट, मैं इसको ज़रा अलग कलर से लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हो गया 1.5291। अब आप बहुत ध्यान सुनना, अब यहाँ पे यहाँ जो महंगाई चल रही थी वो चली 3% से, यहाँ महंगाई चल रही थी 5% से। तो पहले 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.50 था, और अब कितना हो गया, 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.5291 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस देश में महंगाई ज़्यादा होगी वहाँ की करेंसी क्या हो जाएगी, वहाँ की करेंसी डिप्रिशिएट हो जाएगी। आपको समझ में भी आ रहा होगा, पहले यहाँ पे $1.50 अगर आप देते तो आपको 1 पाउंड मिलता, लेकिन अब यही पाउंड लेने के लिए यूएस वालों को $1.5291 देने पड़ेंगे, तब जाके उनको 1 पाउंड मिलेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूएस में महंगाई ज़्यादा चल रही थी, ऐसा इसलिए हुआ, यही यहाँ पे ये साबित करना चाह रहे थे। लिखिए बातें, रूल PPPT प्रेडिक्ट्स दैट अ कंट्री विद अ हायर इन्फ्लेशन विल बी सब्जेक्ट टू डेप्रिशिएशन ऑफ इट्स करेंसी। जिस देश में साहब महंगाई ज़्यादा होगी वहाँ उसकी करेंसी ज़्यादा डेप्रिशिएट होगी। इफ़ यू नीड टू एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट्स, सिंपली अप्लाई द फॉलोइंग फॉर्मूला, S1 इज इक्वल टू S0 1 प्लस HC। ये नॉर्मली सा फॉर्मूला दिया है, आपको सबको समझ में भी आ जाएगा क्या ये फॉर्मूला चल रहा है। SO दैट इज़ द करंट स्पॉट रेट, S1 जो फ्यूचर में हो जाएगा, HC जो है वो है इन्फ्लेशन रेट ऑफ द अदर कंट्री, और HB जो है वो हमारे देश की बेस करेंसी की बात हुई। सब इतना फॉर्मूला याद मत करिए, कोई रेलेवेंट नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली तरीके से करा देता हूँ। TYU4 क्या कहता है साहब, TYU4 ये बात कहता है डॉलर एंड द स्टर्लिंग, इनका रेट आज की डेट में ये चल रहा है। इन्फ्लेशन इन द US एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5%, महंगाई यहाँ पे US में कम है, UK में 4% है। बस कुछ नहीं, 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.72। इसके बाद बस पता है ऐसे प्लस पाउंड में महंगाई कितनी है साहब, पाउंड में महंगाई UK का पाउंड है, तो यहाँ महंगाई 4% से है, और साहब यहाँ महंगाई 3% से है। तो 1 + 4% कर देंगे साहब, तो ये आपका आ जाएगा 1.04, और यहाँ पे 1.72 + 3% कर देंगे साहब, तो ये आपका हो जाएगा, मैं इसको हल्का से मिटा देता हूँ, हाँ तो इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, हाँ ये हो जाएगा साहब आपका 1.7716। तो मैं यहाँ पे साहब आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ रेट निकालना चाहते हैं, अब ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा रेट, ये देखिए 1 पाउंड इज, सॉरी ऐसे पहले लिख लीजिए,
तो 1.04 पाउंड इज़ इक्वल टू 1.7716 डॉलर्स। तो 1 पाउंड इज़ इक्वल टू हाउ मच? तो 1.7716 डिवाइडेड बाई 1.04, क्या मिला आपको? ये मिल गया 1.7034। अब आप क्या देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, डॉलर्स का साहब यहाँ पे जो अब करेंसी मजबूत हुई है कि क्या हुई है? आप लॉजिक खुद देखिए, आपका क्लियर दिख रहा है कि यहाँ जो डॉलर है वो क्या हो गया, मजबूत हो। कैसे मजबूत हो गया है? पहले $1 के लिए साहब इनको 1.72, 1 पाउंड के लिए इनको 1.72 डॉलर्स देने पड़ते, जबकि अब इनको सिर्फ 1.7034 डॉलर देने पड़ रहे हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यूएस में महंगाई कम है और यूके में महंगाई क्या है, ज़्यादा है। इतनी सी बात यहाँ पे साहब कही गई है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सिंपल सी बातें ये कही गई हैं। पीपीटी कैन बी यूज्ड एज अ बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ फ्यूचर स्पॉट रेट। आप इसकी हेल्प से फ्यूचर में क्या रेट है, आप सोचिए, यहाँ पे एक साल बाद का रेट निकला ना, ये महंगाई का 3% से चल रही है, यहाँ महंगाई 4% चल रही है, आपने क्या निकाला? ये एक साल बाद का यूएस और यूके का आपस में ये रिलेशन होने वाला है, जो मैंने निकाल के दिखाया कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.7034 रेट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कि आप निकाल सकते हो कि फ्यूचर में क्या रेट रहेगा। फिर लिखिए, PPPT कैन बी यूज्ड एज आर बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ फ्यूचर स्पॉट रेट्स, हाउएवर इट सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग मेजर लिमिटेशंस। अब जब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं तो कुछ इसमें एजम्पशंस भी हैं, उसकी वजह से कुछ खामियां हैं। द फ्यूचर इन्फ्लेशन रेट्स आर ओनली एस्टिमेट। जो भी आप इन्फ्लेशन रेट, ऑब्वियसली बात है, अब इन्फ्लेशन रेट आपने एक्सपेक्ट किया ना कि फ्यूचर में ये रहेगा, जरूरत तो नहीं यही रहेगा, ये एक लिमिटेशन है इसकी। द मार्केट इज डोमिनेटेड बाय स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस एज अपोज टू ट्रेड ट्रांजैक्शंस, देयरफॉर परचेजिंग पावर थ्योरी ब्रेक्स डाउन। तो अब यहाँ पे साहब बहुत सारी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस होती रहती है, ये यहाँ पे काम नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी रहता है साहब, इसलिए भी सप्लाई एंड डिमांड वाली चीज़ें फॉलो नहीं हो पाएंगी जो आप सोच रहे हो अपने मन से। गवर्नमेंट में मैनेज इन एक्सचेंज रेट्स दस डिफाइंग द फोर्सेस प्रेसिंग टुवर्ड्स द PPT, तो इसको ये असर नहीं कर पाएगा। ये सब थ्योरेटिकल बातें देख लीजिएगा, बहुत कुछ खास नहीं है, जो मैंने पढ़ाया ना उसी को इन्होंने रिपीट किया हुआ है, ठीक। अब इन्होंने बात ये भी कही हुई है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के बारे में। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी क्या कहता है? इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्लेम्स दैट अ डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट एंड द फॉरवर्ड, जो आज का रेट है और जो फ्यूचर का एक्सचेंज रेट होने वाला है, इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट अवेलेबल बिटवीन द टू कंट्रीज करेंसीज। जो इंटरेस्ट रेट साहब दोनों के देश के बीच में होता है, उसका यहाँ पे असर पड़ता है। द फॉरवर्ड रेट इज़ द फ्यूचर एक्सचेंज रेट। जो फॉरवर्ड रेट क्या है? जो फ्यूचर में जो एक्सचेंज रेट होगा उसी को फॉरवर्ड रेट कहते हैं। जो एग्री कब किया? अभी एग्री किया है, फॉर बाइंग और सेलिंग एन अमाउंट ऑफ करेंसी ऑन एन एग्रीड फ्यूचर डेट। फ्यूचर में हम करेंसी को बाई करेंगे, इस रेट से बाई करेंगे, वो रेट अभी डिटरमाइन किया जा चुका है, उसी को साहब फॉरवर्ड रेट कहा जाता है। यूके इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन 1 ईयर US डॉलर्स। अब ध्यान दीजिए, मैं एक बात आपसे कहने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को साहब। जैसे अब होता है, अब इन्होंने क्या बताया है कि भैया जिस रेट इंटरेस्ट रेट, ध्यान दीजिए, जिस देश में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा साहब, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, उस देश की करेंसी क्या करेगी? डेप्रिशिएट करेगी। उसके देश की करेंसी क्या करेगी? डेप्रिशिएट करेगी। उस देश की करेंसी डेप्रिशिएट इसलिए करेगी, ज़रा उसके लॉजिक को सुनिएगा। जिस देश में इंटरेस्ट रेट कम होगा उस देश की करेंसी को फॉरवर्ड प्रीमियम पे कोट किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम होना अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट रेट कम होना अच्छी बात इसलिए होती है कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है ना साहब, तो क्या होता है? इन्फ्लेशन भी क्या होता है? इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है, और सामान क्या होता है? सामान सस्ता हो जाता है। जब सामान सस्ता हो जाता है साहब, तो लोग हमारा सामान ज़्यादा खरीदते हैं, और जब हम लोग साहब हमारा सामान ज़्यादा खरीदेंगे तो हमारी डिमांड, करेंसी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी तो हमारी करेंसी क्या हो जाएगी? हमारी करेंसी के जो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इंटरेस्ट रेट साहब जब कम हो जाता है तो ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है साहब, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन कम हो जाता है,
ऑब्वियस सी बात है, जब लोगों के पास, जब बैंक में आप पैसे जमा करोगे इंटरेस्ट बहुत कम मिलेगा, लोगों के पास पैसे कम रहेंगे, तो पैसे कम रहेंगे तो लोग ज़्यादा परचेजिंग पावर नहीं रहेगी, ज़्यादा परचेजिंग पावर नहीं रहेगी तो सामान सस्ता ही बिकेगा, तभी तो लोग ले पाएंगे। तो सामान सस्ता बिकेगा साहब तो लोग, दुनिया भर के लोग हमारे देश में सामान खरीदने आएंगे, सामान खरीदने आएंगे तो हमारे देश की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो लोग हमारे करेंसी की हर जगह खोज करेंगे दूसरे से बैंक में जा करके, उससे हमारी करेंसी की क्या हो जाएगी, वैल्यू अप्रिशिएट कर जाएगी। जो मैंने बात कही, इस बात को आप 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी चल रही है साहब। फिर लिखी है बात यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पैरिटी के बारे में। यूके इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन 1 ईयर यूएस बॉन्ड। यूके के जो इन्वेस्टर्स हैं वो 1 साल के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं विद 9.2% इंटरेस्ट, एज दिस कंपेयर्स वेल विद अ सिमिलर रिस्क यूके बॉन्ड ऑफरिंग 7.2%। देख लीजिए, यूएस में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और यूके में इंटरेस्ट रेट क्या है, कम है। द करंट स्पॉट रेट आज की डेट में ये चल रहा है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं $1.5 इज इक्वल टू 1 पाउंड चल रहा है। तो यूएस में जो रेट चल रहा है साहब, प्लस कर दीजिए इसमें 9.2% और इसमें प्लस कर दीजिए साहब आप 7.12%। तो इसमें जोड़ देते हैं तो आपको यहाँ मिल जाता है $1.638 और यहाँ मिल जाता है साहब आपको 1.0712 पाउंड। अब ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका यही है साहब कि आपको आज का रेट दिया हुआ है, मतलब आप इससे मतलब नहीं है अब, तो $1.638 इज इक्वल टू 1.7, इसको मिटा के अच्छे से लिखता हूँ, 1.0712 पाउंड। तो साहब 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मच, तो क्या करेंगे आप साहब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको डिवाइड कर देंगे 1.07 से, तो आपको मिल जाएगा साहब $1.529। मैं आपको करके दिखाता हूँ साहब। क्या करिए आप, 1 इंटू 1.638, 1 इंटू 1.638 वही सेम ही आएगा, डिवाइडेड बाई 1.0712, क्या मिला आपको 1.529 मिल गया डॉलर। ठीक, तो ये अब क्या देख रहे हैं आप, अब ये देख रहे हैं साहब कि अब आज की डेट में आपकी जो रेट हो गई, पहले रेट 1.5 था, अब क्या रेट हो गया, अब रेट हो गया साहब 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.529। अब यहाँ पे करेंसी साहब मजबूत हुई या कमज़ोर हुई है, देख लीजिए। अब यूएस में रेट साहब ज़्यादा था, तो यूएस की करेंसी पहले 1.50 था, अब क्या हो गया 1.529। मतलब पहले यूएस वालों को 1 पाउंड लेने के लिए सिर्फ $1.5 देने पड़ते थे, अब उन लोगों को 1 पाउंड लेने के लिए साहब $1.529 देने पड़ेंगे, तब जाके बेचारों को एक पाउंड मिलेगा। इतनी सी बात यहाँ पे कही गई है। अब आप लोग ये कहते होंगे सर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो देख लीजिए इन्होंने भी ऐसा किया हुआ है, आपको ईजी लग रहा होगा, और आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा जो मैं कर रहा हूँ, और घुमा फिरा के वो एक ही बात लिखी जो मैं करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ बहुत टाइम वेस्ट मत करना ये सब चीज़ों फालतू, आप अपना मुद्दे पे फोकस रखिए जिससे आपका आंसर आए साहब। अब आती है बात साहब, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रेजरर कैन बोरो इन स्विस फ्रांस एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर और इन यूके एट द रेट ऑफ 7%। आपको समझ में तो पहले ही आ गया कि यूके क्या हो जाएगा, पाउंड यहाँ पे साहब आपका डेप्रिशिएट करेगा। मैं करके दिखाता हूँ, 1 पाउंड इज इक्वल टू 10 स्विस फ्रैंक। तो स्विस फ्रैंक में 3% जोड़ दीजिए और इसमें साहब जोड़ दीजिए 7%, तो ये हो जाएगा साहब आपका 1.07 और ये हो जाएगा साहब आपका 10.3 स्विस फ्रैंक। इसके बाद साहब हमको निकालना क्या है, हमको 1 पाउंड के हिसाब से निकालना है। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मच साहब, तो 1 इंटू ये 10.3 डिवाइडेड बाई 1.07। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे ही लिखूँगा, 10.3 डिवाइडेड बाई 1.07 है ना, x 1.07 x होएगा ना, x में नहीं छोड़ दिया तो कितना मिल जाएगा साहब, x आपको मिल गया यहाँ पे 9.626 स्विस फ्रैंक पर पाउंड। अब देख लीजिए यहाँ पे साहब पहले आपको 1 पाउंड लेने के लिए साहब
यहाँ पे अब रेट क्या हो गया, 1 पाउंड इज इक्वल टू 9.626 स्विस फ्रैंक। अब देख लीजिए, पहले इनको साहब स्विस फ्रैंक वालों को 1 पाउंड लेने के लिए पहले जहाँ 10 स्विस फ्रैंक देने पड़ते थे, अब उनको सिर्फ 9.626 स्विस फ्रैंक देने पड़ रहे हैं, क्योंकि साहब क्या हो गया है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम है साहब, इसलिए ऐसा यहाँ पे हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बात लिखिए साहब TY06 के बारे में, नॉन एनुअल पीरियड्स, यहाँ पे सालाना पीरियड की बात नहीं हो रही है। अ कंपनी इज बेस्ड इन US, डोमेस्टिक शॉर्ट टर्म US डॉलर्स इंटरेस्ट रेट इज 3% पर ईयर, द इक्विवेलेंट रेट इन यूरो इज 6% पर ईयर। द करंट एक्सचेंज रेट यहाँ पे दिया हुआ है साहब, कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट प्रेडिक्टेड बाय द इंटरेस्ट रेट पैरिटी। 6 मंथ्स की बात हो रही है और 2 ईयर की, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। आज के जो रेट दिया है $1 इज इक्वल टू 0.94 यूरोज़। अब ये आपको साल भर का दिया, 6 महीने का निकालना पड़ेगा, इसको आधा कर लो। तो US का साहब यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, 1.5% जोड़ दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए आप 3%, ठीक, ऐसा ही करना है बस। तो साहब अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, मैं यहाँ पे अब सामने कर देता हूँ आपके सामने साहब, 0.94 परसेंटेज का बटन इसमें नहीं, ठीक है चलिए, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, और लंबा हो जाता है यहाँ पे, कैलकुलेटर से तेज़ी से जाता है। तो ये आता है साहब आपका 0.0282। तो अगर साहब यहाँ पे आप 0.94 में, मैं इसको अलग से जोड़ देता हूँ, 0.94 प्लस 0.0282 को जोड़ देते हैं तो ये आपको मिलता है 0.9682, और 1 में अगर आप 1.5% जोड़ देंगे तो मैं आपको सामने कर देता हूँ, 1 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपको मिलता है 0.015 में प्लस 1 कर देंगे साहब, तो मैं आपके सामने कर देता हूँ, प्लस 1, तो ये हो जाता है साहब 1.015। अब आपको क्या निकालना है साहब, मैं थोड़ा सा इसको दूर दूर लिख देता हूँ, मैं इसको अलग अलग कलर से कर देता हूँ। हाँ, तो एक तरफ आपका ये निकला साहब और एक तरफ आपका ये निकला। अब आपको क्या चाहिए साहब, अब आपको चाहिए यहाँ पे $1 के मुकाबले, तो $1 इज इक्वल टू हाउ मच, तो 0.9682 को डिवाइड कर दीजिए, मैं डिवाइड करता हूँ, 0.9682 डिवाइडेड बाई 1.015, ये मिल गया साहब आपको 0.9538, मैं साफ साफ लिखिए 0.9538। अब क्या हो रहा है इसका अंदर, ये हुआ 6 महीने बाद साहब जो रेट क्या हो जाएगा, $1 इज इक्वल टू 0.9538 यूरो हो जाएगा। आप ज़रा इसको चेक भी कर सकते हैं, महंगाई साहब यहाँ ज़्यादा थी, अब देख लीजिए पहले $1 इज इक्वल टू 0.94 था, जबकि अब कितना हो गया, अब एक मिनट, सॉरी, यहाँ महंगाई ज़्यादा ना, 3% है, तो साहब अब यहाँ पे ज़्यादा महंगाई साहब, इसलिए क्या हो गया, अब $1 साहब यूरोपियन वालों को अगर डॉलर परचेज़ करना है तो अब उनको देने पड़ेंगे 0.9538 यूरोज़ देने पड़ेंगे $1 परचेज़ करने के लिए, जबकि पहले उनको सिर्फ 0.94 यूरोज़ ही देने पड़ते थे। अगला क्वेश्चन मैं जो कराऊंगा बड़ा ही मज़ा आ जाएगा आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे होने वाली है साहब, मैं करा देता हूँ जल्दी। इसको पता है सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको सबसे अच्छा तरीका करने का ये है कि आप साहब क्या करिए, आइए साहब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका सबसे आसान तरीका देखिएगा, आप ऐसा लिख दो यहाँ पे $1 इज इक्वल टू 0.94 यूरोज़। 2 साल की बात हो रही है तो कुछ नहीं करना है, क्या लिखा है, 2 years assuming that the interest rate stays constant over these periods, तो प्लस 2%, सॉरी 2% नहीं 3% है ना, तो 3% प्लस 3%, तो क्या करिए देखिए कैलकुलेटर पे, देखिए 1 का बटन दबाइए, 1 प्लस 3, फिर परसेंटेज का बटन ढूंढिए, अपने कैलकुलेटर लिखा होगा प्लस, फिर प्लस दबाइए, प्लस 3% कर दीजिए, 1 प्लस 3% प्लस 3%, ये कितना आ गया साहब, ये आपका आ गया साहब
जैसे 1+3% प्लस 3%, ये आपका आ गया साहब 1.0609। उस तरीके से यहाँ करिए, यहाँ पे कितना परसेंट, 6% है, ठीक। तो 2 बार जोड़ दीजिए, +6% प्लस 6%, तो लिखिए 0.94 प्लस, ऐसा लिखिए, पहले कैलकुलेटर पे लिखिए 0.94 प्लस दबाइए, फिर 6 दबाइए, फिर परसेंट के बटन दबाइए, फिर प्लस दबाइए, फिर 6 दबाइए, फिर परसेंट के बटन दबाइए, फिर इक्वल टू दबा दीजिए। परसेंट दबाएंगे तभी आ जाएगा वैसे तो। +6% प्लस 6%, ये आपका आ गया साहब 1.056। आप क्या करिए, आप लॉजिक देखिए, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात। 1.0609 डॉलर्स इज इक्वल टू 1.056 यूरोज़। हमको क्या करना है, $1 इज इक्वल टू हाउ मच, तो कुछ नहीं, 1 इंटू 1.056, तो हम क्या कह सकते हैं, 1.056 डिवाइडेड बाय 1.0609, कितना मिलता है साहब, ये आपको मिलता है 0.99538 यूरोज़। अब क्या हुआ, पहले जहाँ पे साहब आपका 94 था, अब यहाँ पे कितना हो गया, अब साहब यहाँ पे आपका जो करेंट, ध्यान दीजिए, यूरो की वैल्यू क्या हो रही है दिन पर दिन, कम हो रही है साहब, क्योंकि हो क्या रहा है, पहले आपको $1 लेने के लिए साहब जहाँ 94 देने पड़ते, अब कितने देने पड़ेंगे आपको, 0.99538 यूरो देने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ साहब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, इसलिए आपको साहब ऐसा आपके साथ हो रहा है। तो ये थी, आपको आप समझ में आई होंगी साहब इंटरेस्ट रेट पैरिटी के बारे में, इंटरेस्ट पैरिटी क्या होता है और कैसे कैसे काम करता है। Interest rate parity model shows that it may be possible to predict exchange rate movements by referring to differences in nominal interest rate। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी देश में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा या कम जैसा आप देख रहे हैं, उसके हिसाब से आप करेंसी का एक्सचेंज रेट पता कर सकते हैं। इफ़ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फॉर स्टर्लिंग अगेंस्ट द डॉलर आर नो हायर देन द स्पॉट रेट बट US नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें यहाँ पे बतानी है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के बारे में। आपको याद होगा कि हमने एक बात कही थी 1+I इज़ इक्वल टू 1+H इंटू 1+R की हमने बात यहाँ पे की हुई थी। तो बस उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है कि जब आपका रियल रिटर्न, नॉमिनल रिटर्न क्या होता है, आई वाला होता है, तो जो इन्फ्लेशन प्लस जो नॉर्मल आपको प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए प्लस अगर आपको इन्फ्लेशन के साथ वाला प्रॉफिट है ना, इन्फ्लेशन भी हमको कवर करना है, प्लस अपना अलग से प्रॉफिट। जैसे आपकी सैलरी जब बढ़े, आप चाहते हो कि 10,000 रुपये सैलरी है और अगले साल महंगाई अगर 10% से बढ़ गई है, तो मतलब 11,000 हो गई है, तो आपकी सैलरी अगर 1,00,000 रुपये है, तो क्या आप ये चाहते हो कि आपकी सैलरी 1,10,000 ही हो? नहीं, आप ये चाहोगे कि भैया आपकी सैलरी महंगाई से ज़्यादा बढ़े, ताकि आपको कुछ रियल में कुछ रिटर्न हो सके, रियल में कुछ प्रॉफिट हो सके, उसी को कहा जाता है आर। तो लिखिए द फॉलोइंग वुड हैपन, यू कैन इन्वेस्टर वो शिफ्ट फंड्स फ्रॉम। अब क्या होती है बात, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे कही गई हैं, बड़ा मज़ेदार बातें यहाँ पे कही गई हैं। सुनिएगा क्या क्या बातें लिखी हैं। बातें कि अगर क्या होता है कि अगर US का नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हायर है, सोचिएगा कि अगर आप UK में रहते हो, अगर आप UK में रहते हो और US का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, क्या करेंगे, UK के जो जितने भी इन्वेस्टर्स वो क्या करेंगे, वो पूरे फंड को बोरो करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और कहाँ इन्वेस्ट कर देंगे, फंड्स टू द US इन ऑर्डर टू सिक्योर द हायर इंटरेस्ट, ताकि वो क्या मिल सके, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सके। बहुत ध्यान दें, ये क्या होता है पता है, ये अपने आप पूरा कंट्रोल कर देगा। दिखाते क्या, सिंस दे वुड सफ़र नो एक्सचेंज लॉसेज व्हेन दे वुड कन्वर्ट डॉलर्स बैक टू पाउंड। अब सेकंड बात, द फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम UK टू द US वुड रेज UK इंटरेस्ट। अब क्या होगा, जब आप यहाँ से पैसे को विदेश में जमा करोगे तो यहाँ डिमांड बढ़ेगी ना UK में। जब UK में डिमांड बढ़ेगी साहब, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लोग इंटरेस्ट क्या कर देंगे, यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। जब यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा साहब, और एक समय के बाद क्या हो जाएगा, एक समय के बाद इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि लोग अगर कुछ भी थोड़ा सा भी US से कम होगा तो लोग यहाँ से पैसा बोरो करेंगे और वहाँ इन्वेस्ट करते रहेंगे। जब देखेंगे कि दोनों का इंटरेस्ट क्या हो गया है, सेम हो गया है साहब, तब लोग यहाँ से वहाँ पैसा मूव करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और ऐसा अक्सर यही होता है साहब, इसी को कहा जाता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी मॉडल। द फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम UK टू US वुड रेज UK इंटरेस्ट एंड फोर्सेस अप द स्पॉट रेट ऑफ द US डॉलर साहब। तो उससे क्या होता है साहब, उससे आपका UK का जो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, वो भी साहब क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा साहब।
4 वेज इक्विवेलेंस के बारे में यहाँ बात की गई है। द फिशर्स इफेक्ट मैंने डिस्कस पहले भी किया हुआ है। द फिशर्स इफेक्ट वाज कवर्ड इन चैप्टर नंबर 4 टू लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन क्या है, सबको हमको ध्यान देना होगा। इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द फॉर्मूला 1+i is equal to 1+r 1+h. This states that money or nominal rate of interest is made up of 2 parts। जो नॉमिनल या मनी रेट हमको मिलता है उसमें 2 हिस्से होते हैं, अंडरलाइंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो हमको प्रॉफिट चाहिए, एंड द प्रीमियम टू अलाउ फॉर द इन्फ्लेशन। प्रीमियम मतलब हमको जो नॉर्मल रिटर्न चाहिए उसके ऊपर हमें कुछ महंगाई से मीट करने के लिए भी चाहिए। इसको आप लास्ट में अगर आप बात देखोगे तो यहाँ बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ लिखी हुई है साहब। 4 वे इक्विवेलेंस के बारे में यहाँ बात लिखी है। थ्योरी कैन बी पुल्ड टुगेदर to show the overall relationship between number 1 spot rate, number 2 interest rate, number 3 inflation rate, number 4 forward and expected future spot rates। तो इन 4 चीज़ों का क्या है, ये 4 चीज़ों का साहब एक सम्मेलन है या कुल मिला के इसको देखा जाए तो मिक्सचर है। एज शोन अबाउट दिस रिलेशनशिप कैन बी यूज टू फोकास्ट द एक्सचेंज रेट। मतलब एक्सचेंज रेट फ्यूचर का, अगर आपको साहब फ्यूचर में क्या रेट होने वाला है करेंसी का, अगर आपको वो पता करना है तो आज का रेट पता करो, महंगाई इंटरेस्ट रेट पता करो, महंगाई पता करो, और फ्यूचर में और ऐसा क्या होने वाला रेट, ऐसा थोड़ा सा एक एस्टिमेशन भी कर लो तो आपको साहब आपको समझ में आ जाएगा कि फॉरवर्ड फ्यूचर में क्या रेट होने वाला है। अगले चैप्टर में साहब हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इस पॉइंट 5 से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। खूब पढ़ाई करें, जल्दी से CCA बने। टेक केयर एवरीवन, बाय।